अच्छे पति कैसे बने? आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एज़ अ बॉय, एज़ अ हस्बैंड आप क्या बेस्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को बढ़िया बनाने के लिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach. These 7 dimensions are trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. इससे पहले कि मैं इस पर बात करना शुरू करूं कि अच्छे पति कैसे बने, मैं अपनी बात एक जोक से स्टार्ट करना चाहता हूं। एक सज्जन की नई नई शादी हुई और पत्नी विदा करके घर पर पहुंची। अब जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसकी सास ने उसको इंट्रोडक्शन कराया फैमिली का, और उन्होंने कहा कि ये आपके ससुर हैं जो कि इस घर के प्राइम मिनिस्टर हैं, सब इन्हीं की देख रेख में होता है। मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ। आपके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सारा फाइनेंस वो संभालते हैं। आपकी जो ननद हैं वो टूरिस्ट एंड ट्रैवल मिनिस्टर हैं, और आपके जो देवर हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। अब आप देख लो आपको क्या करना है। तो उसने बहुत ही प्यार से बहू ने कहा, समझदारी से जवाब दिया। उसने बोला, सासू माँ आप सारे पोर्टफोलियोज आप ही संभाल के रखें, मैं विपक्ष में जाके बैठ जाती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे घरों में हो रहा है। The foundation problem of any relationship from boys side is basically कि हम उसको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं देते हैं। हम उसको अपनी सरकार का हिस्सा मानते ही नहीं हैं। और जब हम उसको अपनी सरकार का हिस्सा नहीं मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो विपक्ष में बैठेगी ही बैठेगी। फिर आप कुछ भी करके देख लीजिए, कितनी भी अच्छी इंटेंशन से देख लीजिए करके, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है आपकी बातों में गलतियां निकालना, और फिर वो बड़ी बखूबी से उस काम को करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी विपक्ष में ना बैठे, तो उसका स्वागत करें और कोई ना कोई पोर्टफोलियो उसको जरूर दें। मेक हर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, मेक हर अ पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। आप जानते हैं मैं इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में मैं डूज एंड डोंट्स की बात नहीं करता हूं। मैं बेसिकली जड़ पर अटैक करना चाहता हूं, ताकि अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से डूज एंड डोंट्स तो आप बहुत आसानी से खुद ढूंढ सकते हैं। डूज एंड डोंट्स अगर देखेंगे रिलेशनशिप काउंसलिंग के, तो बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को एक डिफरेंट तरीके से मैं टच करूं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे लिए बिहेवियर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिहेवियर आता कहाँ से? वो मेरे 5% लॉजिकल माइंड से आता है। मेरे लिए वैल्यू होती है सबकॉन्शियस माइंड में, जहां पर हमारी इमोशंस हैं। आपकी क्या इमोशंस हैं? इफ़ यू हैव द राइट सेट ऑफ इमोशंस, तो फिर बिहेवियर की आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिहेवियर अपने आप ही सही होगा। अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है कि आपकी पत्नी, जो कि एक नई इंसान आपके परिवार में आ रही है, और आप उसको अपने घर का अगर हिस्सा बनने में मदद करते हैं, हिस्सा बनाना चाहते हैं, हिस्सा मानते हैं, तभी जाकर आप देखेंगे कि बहुत सारा आपका बिहेवियर ऐसे होगा जिसमें ऑब्वियसली फिर अगर ऐसा है तो आपके मन में रिस्पेक्ट होगी अपनी वाइफ के लिए, आप उसकी बात को भी तवज्जो देंगे। उसके डिफरेंसेस हैं, वो कुछ नई नॉलेज, कुछ नई स्किल्स, कुछ नए तरीके लेकर आ रही है, आप उस चीज़ को भी देख के समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर में आप अपने आप ही कर लेंगे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वाइफ को जितना जल्दी पॉसिबल हो उसे अपने घर का हिस्सा बनाएं। मुझे याद आता है, मेरे पास एक केस आता था, उनकी शादी को करीब 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, दोनों आए मेरे से बात करने के लिए। जब मैं हस्बैंड से केस डिटेल्स में ले रहा था तो उनका कहना यही था कि सर मेरी वाइफ जो है वो मेरी फैमिली की केयर नहीं करती है, और वो मेरी फैमिली के साथ प्यार से बात नहीं करती है। मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा आपकी सारी बातें मैं बाद में सुनता हूँ, पर मुझे एक चीज़ बताओ, अपनी वाइफ को अपनी फैमिली का हिस्सा कब मानोगे? क्या तुम्हारे भाई का तुम्हारे पेरेंट्स से कभी झगड़ा नहीं होता है? तो क्या आप यही भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है? या क्या आपकी बहन का झगड़ा आपके पेरेंट्स से नहीं होता है? तो जब आपकी बहन का झगड़ा आपके पेरेंट्स से होता है, कि आप यही भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बहन जो है सर वो मेरी फैमिली के साथ
ठीक से व्यवहार नहीं करती है। आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड में अपनी वाइफ को अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं माना है। मैंने उनको बोला कि देखो, आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट बता रही है कि आपके मन में क्या इमोशंस हैं इस लेडी को लेकर। अब इसके बाद आप कुछ भी बिहेवियर करते रहिए, ये कि वो एक आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, ये फीलिंग आपके वर्ड्स में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस एक्सप्रेशंस में, आपके जेस्चर्स में जाने या अनजाने कम्युनिकेट होती रहेगी। और याद रखिए, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान। और 90% कम्युनिकेशन हमारी वर्ड्स में नहीं होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारे फेस एक्सप्रेशन से होती है। अगर आपके मन में ये बैठा है कि अभी भी वाइफ मेरी फैमिली का पार्ट नहीं है, तो आप कितने भी बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपकी बॉडी उस बात को बता देगी। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी जेस्चर्स हैं, ये भी एक अलग साइंस है, जहां पर हम बॉडी जेस्चर्स हैं, बॉडी के जो हमारी बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सबकॉन्शियसली ड्रिवन होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं, शब्दों को बहुत संभाल के कह देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी वो कह जाती है जो आपके मन में आप फील कर रहे हैं। और इसके बाद आप फिर कितना भी आप उसको अच्छा करने की कोशिश करें, कितना भी उससे एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके रिलेशंस आपकी वाइफ के साथ अच्छे बने। राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मन से, मैं ये नहीं कह रहा व्यवहार में, व्यवहार तो बहुत आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे हमेशा एक मैं एग्जांपल में कोट करता हूं कि अगर आप कभी फ्लाइट में जाते हैं और आप देखते हैं कि एयर हॉस्टेस आपका जब स्वागत करती है अपने क्राफ्ट में, तो वो मुस्कुराती है, उसकी मुस्कुराहट को याद करें। और दूसरी तरफ उस बच्चे की मुस्कुराहट को याद करें जो आपसे कुछ दिन के बाद, या आप सुबह ऑफिस गए और शाम को लौट कर आते हैं, वो बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है। दोनों के जेस्चर्स में अगर देखेंगे तो मुस्कुराहट ही है, लेकिन क्या हम नहीं पहचान पाते कि मेरे बच्चे की जो मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, वो ज्यादा जेन्युइन है, और जो एयर हॉस्टेस की जो स्माइल है वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, इट इज वेरी आर्टिफिशियल। क्यों है? अगर हम देखें तो वो भी उतनी ही होठ फैला रही है, उतने ही दांत दिखा रही है, उतनी ही मसल्स पर स्ट्रेस डाल रही है जो मेरा बच्चा कर रहा है, लेकिन वो जेन्युइनिटी मुझे कैसे पकड़ में आती है? क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम देखें, जो कि हम 95% है, एयर हॉस्टेस के सबकॉन्शियस माइंड में यानी इमोशंस में, वो आपको देखकर खुश नहीं है। एयर हॉस्टेस डज नॉट हैव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी सीज यू। और क्योंकि उसके मन में आपको देखकर कोई खुशी नहीं है, इसलिए जो उसकी स्माइल है वो एक आर्टिफिशियल लगती है। बच्चा जो कि किसी भी फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में सीखने नहीं गया है कि जब कोई घर में आता है तो उसको कैसे स्माइल देकर उसको रिसीव करना है, कैसे ग्रीट करना है, लेकिन उसकी जो स्माइल है वो ज्यादा जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि उसके 95 सबकॉन्शियस माइंड में ही इज हैप्पी टू सी यू। सो व्हाट आई से, अगर हमें रिलेशंस को बढ़िया बनाना है तो हमें यह देखना है कि मेरे 95% में मेरी इमोशंस क्या हैं। अगर आपकी इमोशंस सही हैं तो आपको कहीं किसी काउंसलर के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है कि हम कैसे अपने रिलेशंस को बढ़िया बनाएं। एक बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है कि आप जब आते हैं तो उसको कैसे आपको स्माइल करके ग्रीट करना है। यह किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि बच्चा आपको देख के खुश है, वो खुशी अपने आप निकलती है, और वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। तो जब आप एक छोटे बच्चे और एक एयर हॉस्टेस की हंसी का अंतर पहचान सकते हैं, आपकी वाइफ भी इतनी ही समझदार, पढ़ी लिखी, मैच्योर्ड आप ही की उम्र की है, वो भी पहचान सकती है कि आपका जो बिहेवियर है वो जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। आप जेन्युइन बिहेवियर हो, रिलेशंस बढ़िया बनेंगे, और आपका इनजेन्युइन बिहेवियर हो, कितने भी संभाल कर आप करने की कोशिश कर लें, लेकिन सामने वाले को भी परमात्मा ने उतनी ही प्रज्ञा दी है, उतनी ही विजडम दी है, वो भी पहचान जाता है कि आपका बिहेवियर जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। और फिर मेरे पास जब केसेस आते हैं, फर्स्ट सेशन में जो मैं बात करता हूं, तो हस्बैंड का कहना ये होता है कि वो वाइफ ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। आपने उसको अपने घर का हिस्सा माना कहां है अभी तक? अगर आज भी आपकी भाषा ये आ रही है कि मेरी वाइफ मेरी फैमिली के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, यानी अभी वो फैमिली तो नहीं बनी अभी। और जिस दिन वो आपकी फैमिली बन जाएगी उस दिन भी डिफरेंसेस होंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपकी वाइफ फैमिली बन जाएगी तो आपके और आपकी मदर में डिफरेंसेस, आपकी वाइफ और आपके मदर में डिफरेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। या आपके अंदर और आपकी वाइफ में डिफरेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन उन डिफरेंसेस को आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे व्हेन यू ट्रीट हर लाइक योर फैमिली।
घर में दो भाइयों के झगड़े होते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता है, हम झगड़ते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, एक दूसरे पर लड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपना मानते हैं, अपना मानकर ही हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे मन में इमोशंस ठीक हैं तो ऑब्वियसली फिर बिहेवियर की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में झगड़े भी होंगे, लेकिन वो झगड़ा भी एक प्यार को दर्शाने का ही एक तरीका होगा। डिफरेंसेस होना ये बहुत हेल्दी बात है, डिफरेंसेस ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन डिफरेंसेस को हम सही तरह से डील कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ अगर हम अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लें, और वो ये है कि हम उसको अपने परिवार का हिस्सा मानें। राइट, सो आई थिंक ये मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। इसके बाद डूज एंड डोंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, एंड आई ऑलवेज से कि आई एम टॉकिंग टू द वेरी मैच्योर्ड ऑडियंस, तो उनको उंगली पकड़ के चलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आई एम श्योर यू कैन डू इट। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम शादी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वही लड़की हमारी लाइफ में पहली बार आई है। इससे पहले कुछ ब्रेकअप्स हो चुके हैं, अफेयर्स हो चुके हैं, मैरिज हो चुकी है, तो कोई डाइवोर्सेस हो चुके हैं। तो उनके जो पास्ट हमारे स्कार्स हैं, जो उसके जो हमारे पेनफुल एरियाज हैं, कई बार वो भी हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। अब अगर एक वाइफ ने आपको बहुत टॉर्चर दिया है, कोर्ट केस में लटकाया है, बुरी तरीके से आपको दुखी किया है, तो जब सेकंड वाइफ आएगी तो ऑब्वियस है आपके मन में वो शक आना शुरू होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ वैसी ही निकले जैसी मेरी पहली वाइफ थी। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि अगर ऐसा डर है तो शादी ना करें, लेकिन अगर शादी करते हैं तो उसको बैड फीलिंग्स की वजह से स्पॉइल मत करें। निकलेगी या नहीं निकलेगी ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमने पहले ही दिन मान लिया कि इसके निकलने की संभावना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर चलेंगे, और जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर चलेंगे क्या होगा, उतना ही शक हमारे मन में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानकर ऐसा करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जो होता है वो आपके जानने से नहीं होता है, वो अपने आप ही होता है। लेकिन इसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपके पुराने जो वुंड्स हैं मैं उनको हील करता हूँ, जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज हैं मैं उनको हील करता हूँ, और हील करने के बाद आपको तैयार किया जाता है ताकि आप एक नई लाइफ को उतने ही थ्रिल के साथ, उतने ही न्यूनेस के साथ आप स्टार्ट कर सकें। हर इंसान एक अलग इंसान है। एक इंसान आपकी लाइफ में आया, अगर वो गलत निकला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी नया इंसान आ रहा है वो गलत है। अगर वो गलत है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है अगर वो गलत नहीं है और आपका शक जब उसकी तरफ जाता है तो वो सही होकर भी जब उसको गलत की नज़र से आप देखते हैं, इट रियली हर्ट्स द अदर पर्सन्स ईगो एंड रिस्पेक्ट, और फिर वो गलत होने पर मजबूर हो जाता है। राइट, तो अगर ऐसे कोई पेनफुल मेमोरीज हैं तो मैं कहता हूं या तो हम उसको बिल्कुल डिसाइड कर लें कि यार एक बुरी निकली तो सारी की सारी लड़कियां दुनिया की बुरी हैं, मान लें इस बात को, फिर क्यों ट्राई करते हैं दूसरी शादी करना। आई ऑलवेज से ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशंस। लेकिन अगर शादी कर रहे हैं दोबारा से तो फिर शक इस नए रिश्ते को खराब कर देगा, तो उसके ऊपर फिर हमें काम करने की जरूरत है। राइट, और तीसरी चीज मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हम हर चीज में एक प्रिपरेशन के साथ एंटर करते हैं। एक सोल्जर है, जब वो फ्रंट पर जाता है तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरता है। एक टीचर है, वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से जाती है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, वो अपनी सॉफ्ट स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग से गुजरता है, तब जाकर वो परफॉर्म करना शुरू करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक मैरिज की बात आती है वहाँ पर हम अनट्रेंड चले जाते हैं, और जब हम अनट्रेंड चले जाते हैं तो क्या होता है, हम गलतियों से फिर सीखते हैं, और जब आप गलतियों से सीखते हैं तो वो जब ज़िंदगी सिखाती है तो एक बहुत बड़ी कीमत लेकर चुकाती है। आपके पास उन गलतियों को सुधारने का दोबारा समय नहीं आता है। इसलिए आज मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है या वो शादी की सोच रहे हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर्स। जिस तरह आप अपने किसी भी वर्क फील्ड में एक ट्रेनिंग के साथ एंटर करते हैं, इसी तरह से मैं बोलूँगा कि शादी से पहले भी आप एक ट्रेनिंग से गुजरें। और मैंने खास तौर पर एक प्री मैरिज काउंसलिंग या प्री मैरिज ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बना रखा है, ताकि आप मैरिड लाइफ में जाने से पहले तैयार हों, आप समझें कि कैसे हम बिहेवियर करें, कैसे मेरा पार्टनर बिहेवियर करे, और हम एक रिलेशनशिप को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें।
ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको कहना चाह रहा था। बाकी इसके बाद तो फिर डूज़ एंड डोंट्स तो आई एम श्योर आप अपने आप ढूँढ सकते हैं। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट करने में कहीं प्रॉब्लम आती है बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ और आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन प्लान अ काउंसलिंग सेशन और फर्स्ट सेशन में मैं आपकी डिटेल्स लेता हूँ और फिर उसके हिसाब से जो ज़रूरी होता है वो करते हैं। ओनली थिंग दैट वी गारंटी एट कॉन्कर द सक्सेस इज़ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप दुखी नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लगा कि कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ है, तो वो भी मुझे लिखकर बताएं। एटलीस्ट आई विल ऑल्सो गेट अ फीडबैक कि मैं जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आता है या कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। और हज़ारों लोग हैं जो कि हमसे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, अपनी लाइफ में एक सक्सेस और हैप्पीनेस, अच्छे रिलेशनशिप को एन्जॉय कर रहे हैं। उनके रिव्यूज़ अगर आप देखते हैं, लिंक मैंने अटैच कर रखा है, तो आपको पता लगेगा हमारी क्या क्वालिटी है और क्या हमारे क्लाइंट्स इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, once again I welcome you to the world of unconditional happiness. Good luck to you.